चलो, कल देखा था हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस देखे थे हमने। तो मैंने बोला था कि अनबैलेंस्ड फोर्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर अस। विदाउट अनबैलेंस्ड फोर्स वी कांट डू एनीथिंग। even we can we can't open the cap of the bottle also। देन कल डिस्कस किए थे हमने क्या क्या कर सकता है, इम्पैक्ट क्या क्या कर सकता है फोर्स, इसके एग्जांपल भी दिए थे मैंने। चेंजेस स्पीड, चेंजेस डायरेक्शन, कॉज, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने कल ही डिस्कस की थी। देन आज नेक्स्ट देखेंगे। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स ओनली व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज हम कर ही नहीं पाते अनबैलेंस्ड फोर्स के बगैर। ठीक है, होप ये अभी तक जो पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, तो फ्रिक्शन। अभी टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ फोर्सेस में क्या आएगा देखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देखो, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स या ऐसे नहीं बोल सकते हम फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस में दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। स्क्रीन पे समवन इज राइटिंग, प्लीज डोंट डू दैट। देयर आई एम डिस्टर्बिंग। टाइप ऑफ फोर्सेस में दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा कौन सा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं हमारे पास। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स आता है भाई, मस्कुलर फोर्स एक होता है फोर्स, और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से फोर्स आते हैं भाई, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स, और तीसरा होता है, कौन सा होता है तीसरा गाइस, मैग्नेटिक। यस, तीसरा होता है मैग्नेटिक। सही है। नाउ देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स को अपोजिंग फोर्स क्यों बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स को अपोजिंग फोर्स क्यों बोलते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करने का काम करता है, मोशन को स्लो डाउन करने का काम करता है। किसी भी चीज को जो अगर मोशन में है तो उसको रोकने का काम करता है कौन भाई, आपका ये अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, तो डेफिनेशन कैसे करोगे इसकी। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। या फ्रिक्शन क्या होता है, बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे। ये फोर्स बताया, फ्रिक्शन किसे बोलोगे आप। रबिंग ऑफ टू सरफेस। रबिंग ऑफ टू सरफेसेस, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये होगा फ्रिक्शन। देन अगेन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अभी देखो, अगर दो सरफेसेस है हमारे पास, क्या है, टू सरफेसेस है, तो उनके बीच का जो बीच में जो मोशन है, तो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। मान लो मेरा हैंड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और दूसरा हैंड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो इनके बीच में जो कांटेक्ट में आने के बाद जो मोशन है वो क्या करेगा, स्टॉप करने का काम करेगा कौन, फ्रिक्शनल फोर्स आपका। जो रिलेटिव मोशन होता है दो दो हैंड्स के बीच में मेरे, या दो किसी भी सरफेसेस के बीच में का, उस रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये कम करने का काम करता है कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। फ्रिक्शन इज, देखो अगेन, ये फ्रिक्शन कब ज्यादा होता है और कब कम होता है भाई, दो सरफेसेस के बीच में। स्पीड ज्यादा हो तो फ्रिक्शन ज्यादा, स्पीड कम तो फ्रिक्शन। नो, ऐसा नहीं बोल सकते हम। सरफेस रफ होता है तो फ्रिक्शन। यस, अगर मान लो, सरफेस रफ होने को। हाँ, जितनी ज्यादा सरफेस इरेगुलर रहेगी, रफ जिसे बोलेंगे आप, इरेगुलर रहेगी, उतना फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। और जितनी ज्यादा स्लिपरी रहेगी या स्मूथ सरफेस रहेगी, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम रहेगा।
तो यही रीजन है, देखो जो स्लाइडर होते हैं, देखो हम या वाटर पार्क में वगैरह जा गए होगे बहुत बार आप, जो स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे हम, और बीच में नीचे से पानी भी रहता है उसके अंदर रहता है। तो मान लो ये स्लाइडर है हमारा, ये स्लाइडर है, तो इसकी सरफेस पहले से स्मूथ होती है, काफी हद तक स्मूथ होती है, लेकिन उसके ऊपर पानी भी डालते हैं, देखो क्यों डालते हैं। मान लो स्मूथ होने पे हमारे आईज को तो स्मूथ लगती है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं उस सरफेस के अंदर। यहाँ पे दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इतने बड़े नहीं, लेकिन ऐसे स्मॉल होल्स होते हैं। जैसे ही इसके बीच में वाटर भेजेंगे हम, वाटर वाटर, ये होल्स क्या करेगा, फिल करेगा, वाटर के कारण फिल कर देगा ये, और इस सरफेस को वाटर स्मूथ कर देगा, क्या करेगा, स्मूथ कर देगा। और इसी कारण कोई अगर इसके ऊपर गया स्लाइड करने के लिए, तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो दो सरफेसेस इंटरलॉकिंग होता है, दो सरफेसेस के बीच में क्या होती है, इंटर। मान लो एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस नीचे से है, ऐसे, तो ये दो सरफेसेस क्या होती है, इंटरलॉक होती रहती थी इनके बीच के अंदर, ये ऐसे इंटरलॉक होती है, और उसको ही क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन क्या करता है भाई, क्या क्या करता है, देखो दो फ्रिक्शन के भी दो तीन टाइप्स है। कौन से कौन बताएगा मुझे। दो तीन टाइप्स है, तीन टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। आप खुद ही बोलो मुझे, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा टाइप में रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में रहेगा, स्लाइडिंग में रहेगा, या रोलिंग में रहेगा। स्लाइडिंग, रोलिंग। नो, नो, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में रहता है। स्टैटिक में देखो, अभी ये मेरे पास क्या है, बुक है, ठीक है, बुक के ऊपर मैं क्या रख रहा हूँ, माइस रख रहा हूँ, मेरा माउस जिसे बोलते हैं, माउस रख रहा हूँ। इन दोनों के बीच में है ना अभी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है। फ्रिक्शन का मेन काम क्या है हमारे, अपोजेस द मोशन, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, ये दो सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन में। मोशन होने दे रहा है क्या ये फ्रिक्शन, तो ये चीज याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन में मोशन नहीं होने देता है, तो यहाँ पे इसीलिए फ्रिक्शन ज्यादा होता है। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, देन सेकंड नंबर का स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसमें फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इन बिटवीन स्लाइडिंग मतलब क्या, मान लो अभी ये किताब है, मेरे हाथ से स्लाइड हो रही है, गिर रही है नीचे से स्लाइड, त्याला आपण घसरणे म्हणतो, घसरणे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, घसरणे, टेबलवरून बुक खाली पडणे किंवा घसरणे, त्याला स्लाइडिंग म्हणतो, ठीक आहे। आणि त्याच्यानंतर रोलिंग फ्रिक्शन आहे बघा, व्हील, गाडीचे चाक. यस, गाड़ी का चक्का, वहां पे क्या होता है, कहाँ पे गया रे, तो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब गाड़ी का चक्का, वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दीज टू। सही है, ये समझ में स्टॅटिक आ गया क्या फ्रिक्शन। स्टॅटिक फोर्स फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब एक जगह पे रहने वाला, हाँ. स्टैटिक मतलब कांस्टेंट एक जगह पे, जैसे कि टेबल सोफा वगैरह रखते हैं घर पे हम, वो क्या मूव हाँ. वगैरह होता है क्या, नहीं होता है ना, नहीं. एक जगह से हिलता नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वहां पे खड़ा है वो। पानी की टंकी। पानी की टंकी, अगेन वो भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर एक ही जगह पे रुक के रह रहा है कोई चीज, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सही है, हाँ.
यस। नाउ देखो, तो की पॉइंट्स क्या क्या है याद रखने वाले हैं इस फ्रिक्शन के अंदर। एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये फ्रिक्शन कैसे थे, मान लो फ्रिक्शन कैसे अपोज करता है। मान लो ये ऊपर की सरफेस है, सरफेस ए, और ये सरफेस बी। अगर ये यहाँ पे जा रही है तो इसका मोशन पक्का कंफर्म रोक देगी। या गेंद, मान लो क्रिकेट खेलने वाली गेंद, जब बैटर मारता है ना बॉलर को, बॉल को, गेंद को, तो बॉल थोड़ी देर बाद क्या होती है, रुकती है। क्यों रुक रही है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी चीज को, यहां से मान लो एक बहुत बड़ा एक कार आ रही है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, इसको रोकने के लिए फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा आपको? इसके अपोजिट Opposite. डायरेक्शन से रोकना पड़ेगा ना आपको। बाहुबली को ऐसे खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे रोकने के लिए इसको। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये चीज याद रखना। अगेन ये क्या करता है, स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी देखो यहाँ पे कार रोक रहा है, स्लो डाउन कर रहा है नहीं कर रहा है, सही है। अगेन नेक्स्ट, हेल्प अस वॉकिंग स्टेबली स्टेबली विदाउट स्लीपिंग। रास्ते पे चलते हैं हम, क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसीलिए। अगर बहुत स्लीपरी जगह है वहां पे तो गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? गिरते हैं। तो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है पैर के बीच में हमारे और जमीन के बीच में, और वही हमें स्लिप नहीं होने देता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, फुटबॉल रोलिंग ऑन अ ग्रास ग्रेजुअली स्लोज डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी क्रिकेट का एग्जांपल दिया मैंने बॉल का, तो सेम यहाँ पे भी, सही है। अभी फ्रिक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो भाई, डाउट है तो पूछो, बोलो। सही है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या गाइस? नाउ Yes, नेक्स्ट। sir. हाँ चलो, हाँ अभी ये इंटरेस्टिंग है भाई। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑन मोशन। क्या किया था ऐसे गैलीलियो ने? तो गैलीलियो ने, देखो गैलीलियो ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन देम। मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं, जब भी नेट फोर्स उनके ऊपर कोई लगाया नहीं है। तो उसने एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप किया था, देखो एक बॉल है, मान लो गेंद है, बैटर मारता है ना, देखो हमारा बैटर बॉल बैट से मारता है, तो ये गेंद क्या करती है, रोल करती है, रोल करती जा रही है, करती जा रही है। तो गैलीलियो ने यही नोटिस किया कि एक ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में है तो कंटिन्यूअसली वो मोशन में जा रहा है। तो जबकि एक ही बार फोर्स लगाया था यहाँ पे हमने शुरुआत में, बाद में यहाँ पे भी फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया हमने, तो फिर भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है वो, सही है। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, डबल इंक्लाइन प्लेन ली। डबल इंक्लाइन प्लेन ये क्या होती है बोलता हूं मैं अभी। तो उसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, वो बोलना क्या चाहता है गैलीलियो गाइस? वो बोलना क्या चाहता है गैलीलियो, समझ में आ गया क्या, कहना क्या चाहता है वो समझ में आ गया क्या? बाद में देखेंगे उसका एक्सपेरिमेंट जो भी है, पहले ये बोलो मुझे, वो कहना क्या चाहता है बोलो। अगर एक ऑब्जेक्ट है ना कंटिन्यूअस मोशन में है, तो वो मोशन में ही रह रहा है, बल्कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगाया है। जैसे अभी बैट का एग्जांपल दिया, जैसे एक बार मैंने गेंद को मार दिया बैट से, तो वो गेंद कंटिन्यूअसली मोशन में रह रहा है, बीच में कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, तब बाउंड्री तक जाएगा वो, जबकि एक ही बार फोर्स लगाया हमने। तो उसके लिए एक सेटअप उसने खड़ा किया। तो दो इन्क्लाइंड सरफेसेस प्लेन्स ले लिए उसने, इन्क्लाइंड प्लेन्स। प्लेन्स म्हणजे कसं हे बघा, एक उंच सरफेस अशी, ठोकळा लाकडाचा अशी। अगर इसको 3D में निकालूंगा तो ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा मुझे आपको।
अच्छी प्लेन स्लाइडर होता है ना हमारा स्लाइडर, उसके जैसा है, ठीक है। और दूसरा एक स्लाइडर सेम लिया उसने, किसने, गैलीलियो ने। दूसरा एक सेम लिया, चलो हाथ से ही निकालूंगा, चलो बंद करेगा। दूसरा एक प्लेन सरफेस लिया ऐसे ही, प्लेन भी उसने सेम इस डायरेक्शन से भी सेम ऐसे यहाँ पे ज्वाइन किया उसने ऐसे। जैसे गेंद यहाँ से आएगी ना ऊपर जानी चाहिए ऐसे। दूसरी एक सरफेस ली सेम ऐसी, यहाँ पे जोड़ दिया दोनों को ऐसे, सही है। तो सेटअप समझ में आ गया उसका। दो इंक्लाइन प्लेन ली, ये एक प्लेन होगी प्लेन 1 और ये प्लेन 2। तो उसने क्या किया, यहां से गेंद छोड़ दी, यहां से गेंद छोड़ दी बॉल। गाइस क्या हो जाएगा भाई प्लेन के ऊपर गेंद छोड़ने पे, तो ये नीचे आएगी ऑब्वियसली। गेंद कहां पे आएगी, यहाँ पे नीचे आएगी। और नीचे आके क्या हो गया, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आगे भी लगाया उसने, यहां से ये ऊपर जाएगी यहां तक। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये गेंद जितनी हाइट से आ रही है मान नीचे, यहां से ऊपर जा रही है, 10 मीटर ऊपर तक जा रही है, यहाँ पे इस साइड पे भी। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला इससे, इफ फ्रिक्शन इज कंप्लीट एब्सेंट एन ऑब्जेक्ट कैन कंटिन्यूअस मूविंग फॉर एवर। पण थोड्या वेळानं काय होईल प्रॅक्टिकली, ही गेंद काय करेल, पुन्हा वापस येईल, पुन्हा इथे येईल, पुन्हा इथून रोल डाऊन करेल, पुन्हा इथे येईल, इथे येईल, पुन्हा आणखी खाली येईल, इथे येईल, पुन्हा इथून इथे, आणि एका मोमेंटला इथे येऊन थांबेल ती। पण त्यानं कन्क्लूड काय केलं, जर हे गेंद का थांबत आहे, कारण खाली इथं फ्रिक्शन लागत आहे। काय लागत आहे, फ्रिक्शन। जर इथं फ्रिक्शन नसतं तर हे कंटिन्युअस मोशन काय केलं असतं, झालं असतं, कधी थांबलंच नसतं हे मोशन। मग कंक्लूजन काय काढलं गॅलिलिओनं, इफ फ्रिक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट एन ऑब्जेक्ट कैन कंटिन्यूअस मूविंग फॉर एवर। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया क्या, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया क्या, आप कमेंट में बोल दो यस बोल के, जल्दी बोलो, चलो नेक्स्ट भी देखना है हमें। सर एक बार रिपीट करो और। चलो देखो, दो प्लेन ली उसने, देखो ऐसे सिंपली, मेरे पास किताब नहीं है, चलो फिर भी देखा जाओ। चलो ऐसी दो प्लेन ली उसने, देखो किताब, देखो प्लेन मतलब क्या, सरफेसेस भाई। ऐसी दो सरफेसेस ली, देखो ऐसे जोड़ दिया उसने, ऐसे दो सरफेसेस लेके। सेटअप समझ में आ गया अभी, यस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या किया उसने, देखो यहां से एक सरफेस के एंड से, मान लो यहाँ पे हाइट है उस सरफेस की 10 मीटर हाइट है, तो नीचे से गेंद अपनी खेलने वाली गेंद होती है ना, वो यहाँ पे रख दी उसने। तो ये रोल डाउन करते हुए कहाँ पे आएगी गेंद, नीचे आएगी यहाँ पे, लेकिन नीचे दूसरी सरफेस रखी है ना उसने, तो ये रोल डाउन करते हुए दूसरे प्लेन के ऊपर जाएगी, ऊपर। और ऊपर कहां तक जाएगी, जितनी हाइट से यहां से छोड़ा था उतनी हाइट पे जाएगा ये गेंद ऊपर दूसरे वाली सरफेस पे। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितना फोर्स यहाँ पे लगाया था उतना ही फोर्स यहाँ पे है, या जितना मोशन के साथ, जितने स्पीड के साथ यहाँ पे छोड़ा था उतना ही स्पीड यहाँ पे गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड पे जा रहा है ऑब्जेक्ट।
लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा बाद में थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि गेंद स्लो डाउन हो रही है, जितनी बार ऐसे रिटर्न जाके आ रही है जाके आ रही है, बाद में लास्टली नीचे आके रुक रही है। तो नीचे क्यों आके रुक रही है भाई यहाँ पे लास्ट में? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है ना सरफेस के और गेंद के बीच में। और अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजेस द मोशन। तो उसने क्या कंक्लूड किया गैलीलियो ने कि फ्रिक्शन के कारण, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता, यहाँ पे फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो ये जो गेंद मोशन में थी ना, यहाँ पे जा रही थी रिटर्न आ रही थी, यहाँ पे जा रही थी रिटर्न आ रही थी, तो ये कंटिन्यूअसली फॉरएवर के लिए मोशन में ही रहती, कभी रुकती ही नहीं हो, कभी रुकती ही नहीं हो। तो कंक्लूजन समझ में आ गया क्या? अभी बोलो। गाइस बोल दो, कमेंट बॉक्स में लिखो चलो। यस, प्रज्वल रस्कर ने लिखा है फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन। यस यस, चलो स्नेहल को भी समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो भाई, समर्थ समझ में आ रहा है बोल रहा है, समझ में आ रहा है बोल रहा है, चलो ठीक है। निखिल, सब सब लोग भी लिख रहे हैं यस 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 यस, चलो ठीक है। हाँ चलो, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। लावण्या भी बोल रही है सर, रोमेन भी बोल रहा है, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये समझ में आ गया गैलीलियो का। नाउ नेक्स्ट, अभी 3 लॉज देखेंगे अभी हम, ठीक है। 3 लॉज, न्यूटन्स न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। उसमें से सबसे सबसे पहली आती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते देखो, स्टेटमेंट देखो लॉ का। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने क्या बोला था, अनबैलेंस्ड फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो, बोलू क्या, अगर एक आध कार मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी। या मैंने गेंद फेंक के मारी, अभी फेंक दी, तो अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। या मैंने हाथ के ऊपर अगर पेन रख दिया ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा। कब रहेगा? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। बाहर से अब पेन रख दी मैंने, तो इसके ऊपर फूक मार रहा हूं मैं, तो जब तक ऐसे बाहर से फोर्स नहीं लगाऊंगा, या हाथ से उठा रहा हूं तो फोर्स लगा रहा हूं, तो ऐसा फोर्स जब तक नहीं लगाऊंगा मैं, तो क्या होगा, हो जाएगा, तब तक वो मोशन रेस्ट में ही रहेगा। या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। समझ में आ गया क्या ये बोलो मुझे पहले, बाद में बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे आप। पहले ये बोलो, अभी जो बोला है समझ में आ गया क्या? नहीं सर, फिर एक बार बता। देखो अभी क्या करना आप, एक मिनट, आपके पास पेन है, नोटबुक है, कहीं पे रख दो, घर पे कहीं पे एक जगह पे रख दो। जहां पे रख रहे हो ना उस पेन को, नोटबुक को, वो वहीं पे पड़ी मिलेगी आपको। कितने साल? 50 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, वहीं पे पड़ी मिलेगी आपको। और दूसरी चीज, अगर मैंने गेंद फेंक दिया ऐसे आसमान में, या कहीं पे भी ऐसी गेंद फेंक दी, वो गेंद कभी रुकेगी ही नहीं। 1000 साल, 10,000 साल रुकेगी ही नहीं, मोशन में ही रहेगी, स्पीड में ही रहेगी। तो यही कौन बोल रहा है भाई? न्यूटन चाचा बोल रहा है हमारा, न्यूटन चाचा बोल रहा है, सही है।
न्यूटन चाचा बोल रहा है फिर, समझ में आ गया क्या अभी? यस सर। लेकिन ऐसा होता है क्या एक्चुअल में? ऐसा होता है क्या एक्चुअल में फिर? क्योंकि अगर मैंने गेंद फेंक दी तो थोड़ी देर बाद जाके रुकती है वो। मैंने नोटबुक अगर वो घर पे कहीं पे रख दी तो वहां पे नहीं मिलेगी, दूसरे दिन वहां पे नहीं मिलेगी मुझे। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है न्यूटन भाई ने, देखो, अनलेस अनलेस तोपर्यंत ते फेकलेला बॉल मोशन मध्ये राहतो किंवा ती नोटबुक ठेवलेली तिथेच राहते, कधीपर्यंत? तोपर्यंत जोपर्यंत मम्मी त्या नोटबुकला उचलून ठेवत नाही किंवा एअर फ्रिक्शन त्या बॉलवर लागत नाही किंवा त्याला कोणी थांबवत नाही त्या बॉलला, तोपर्यंत तो मोशन मध्ये राहील. मग त्याला कोणीतरी थांबवते म्हणजे काय करते? अनबॅलन्स फोर्स लावते त्याच्यावर. नोटबुक उचलून मम्मी दुसरीकडे ठेवते म्हणजे काय करते? एक फोर्स लावते त्या नोटबुकवर. मग आता कळाला का सांगा न्यूटन फर्स्ट लॉ? बताओ भाई साहब. यस सर. कळाला का? हाँ बोलो. समझ में आ गया क्या गाइस? एक बार कंफर्म करो ना प्लीज. ओके चलो. तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. कौन बताएगा भाई इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? कोई तो एक जन बोलो भाई. Why the Newton's first law is also called law of inertia? बोलो. ऐसे नहीं चलेगा भाई, ट्राई तो करो. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं बोलो भाई. प्रज्वल रस्कर बोल रहा था संडे के एग्जाम को एक्सप्लेन करो ना. चलो भाई, जल्दी बोल दिया भाई तूने तो, क्लास खत्म खत्म होने को आ गया. चलो करते हैं एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है. लॉ ऑफ इनर्शिया बताओ भाई मुझे क्या होता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया या इसको ही क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बोलो. पता है या नहीं है, इतना तो बोलो भाई. कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर पता नहीं है तो नो लिखो. चलो. चलो ठीक है. now देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया समझने से पहले इनर्शिया क्या होता है ये समझना पड़ेगा. इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? माइक ऑन करके बोलो भाई, पता है? चलो, इनर्शिया क्या होता है मैं बोलता हूँ आज. टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू resist or change. किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि चेंज को रजिस्ट करे. रजिस्ट करने की, मान लो पेन है यहाँ पे, पेन को मैं अगर यहाँ पे पोजीशन चेंज करने का ट्राई करूंगा तो ये चेंज होगी क्या जल्दी मुझसे? यही भी पड़े मिलेगी, यही भी पड़े मिलेगी मुझे. तब तक जब तक ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा मैं, तब तक यही पे पड़े मिलेगी मुझे.
तो जितना ज्यादा ज्यादा ये वाली टेंडेंसी रहेगी अपोज करने की, उतना ज्यादा इनर्शिया ज्यादा है उसके पास। ये दीवार है मेरे पीछे, इसके पास ये अपोज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर मैं धीरे से इसको ऐसे पुश करूंगा, ये चेंज होगी क्या? चेंज होगी क्या? इसका पोजीशन चेंज करेगी क्या? ये रजिस्ट कर रही है मुझे, मतलब इसके पास इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। इसके पास इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। अपोज करने की, चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। तो जितना ज्यादा ऐसी टेंडेंसी अपोज करने की रहेगी, उतना उसका इनर्शिया क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और इस इनर्शिया को ही किस में मेजर करते हैं हम? मास में। देखो, हम जब मास 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 बोलते हैं ना बहुत बार, तो मास इज नथिंग बट द मेजर ऑफ इनर्शिया। मेजर ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया क्या ये? इनर्शिया समझ में आ गया क्या गाइस? एक टेंडेंसी है, कोई भी अगर चेंज करने का ट्राई करेगा उसको, तो अपोज करने की। सिंपली भाई, कोई भी चीज अगर एक जगह पे रखते हैं हम, तो थोड़ा सा अगर फोर्स लगाओगे उसके ऊपर, तो वो पोजीशन चेंज करेगा क्या उसका? मैं दीवार को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ पोजीशन इसका, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं दीवार के ऊपर चेंज करने के लिए इसका पोजीशन। क्या दीवार चेंज हो रही है? उसके पास भी एक टेंडेंसी है ना अपोज करने के लिए। यस। तो इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और इसी टेंडेंसी को ह्याच गुणधर्माला काय म्हणतो आपण? इनर्शिया म्हणतो. किंवा सिंपल भाषेमध्ये ऍक्च्युअल मॅटर प्रेझेंट राहते ना या वॉल मध्ये, मॅटर मॅटर, त्यालाच इनर्शिया असं म्हणतो. आणि तो इनर्शिया कशात मोजतो आपण? मास मध्ये. मास वगैरे म्हणतो ना, मास वेट वगैरे म्हणतो बघा आपण. मास कशामध्ये मोजतो? मग इनर्शिया किती आहे? मग असं दाखवायचं का? इनर्शिया एवढा एवढा आहे, इनर्शिया एवढा आहे, इनर्शिया एवढा आहे, इनर्शिया एवढा आहे, असं दाखवू शकतो का आपण? मग म्हणू शकतो का? त्याला नाही. काहीतरी युनिट पाहिजे ना मोजण्यासाठी. येस. मग ते युनिट काय आहे? तर मास आहे. मग मास कशात मोजतो आपण? केजी मध्ये. कशात मोजतो? केजी मध्ये. केजी. कळालं का आता? मग इथं दोन गेंद आहेत माझ्याकडे, मला सांगा. एक एक बॉल आहे किंवा स्टोन आहे इथे, आणि दुसरा स्टोन इथं आहे. कुणाचा इनर्शिया जास्त असेल इथं आता? मोठ्या स्टोन. स्टोनचं. मोठ्या स्टोनचा. मोठ्या स्टोनचा इनर्शिया ज्यादा आहे. कळालं? हो. ह्यालाच काय म्हणायचं? इनर्शिया. मग याची डेफिनेशन काय? अ टेंडन्सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर चेंज. सेम बघा, हे वाक्य, हे वाक्य आणि हे वाक्य मिळतं जुळतं आहे का? जर ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये असेल तर तो रेस्ट मध्येच राहील. मग एखादी ऑब्जेक्ट इथं वॉल ठेवली मी, तर वॉल तिथंच असेल ना पडून. माईक ऑन किसका है भाई? लॅपटॉपवर नाही, फोनवरच केलाय. कौन है भाई? वेदांत, हेमंत, आदित्य, माईक ऑन ऑफ करो. मग कळालं का? जरी वॉल असेल, वॉल पशी पण टेंडन्सी आहे. जर एका जागी असेल तर तिथं जोपर्यंत कोणी त्याच्यावर फोर्स लावत नाही. आता घरामधली तुझी नोटबुक आहे ठेवलेली, जोपर्यंत मम्मीने उचलली नाही तोपर्यंत तिथंच होती ना ती. मग तिचा जो टेंडन्सी होती ना, मम्मीने जर खूप कमी फोर्स लावला असता त्या नोटबुकवर उचलण्यासाठी, ती तिथून हल्ली असती का नोटबुक? जर तुझी हल्लीच नोटबुक नसती. एका जागी पडलेली आहे, मम्मीने उचलल्याशिवाय ती त्या त्याला जागी काय म्हणायचं? इनर्शिया. म्हणून हा माणूस या लॉला सध्या- काय म्हणतो आपण? लॉ ऑफ इनर्शिया. भाई माइक ऑन है यार किसका, तो ऑफ कर दो. तो अभी इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया क्या?
क्योंकि किसी भी Yes. चीज को एक जगह पे या किसी भी चीज के पास टेंडेंसी होती है वो अपोज करने की चेंज को। और यहाँ पे भी मोशन चेंज कर रहे हैं ना, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स हम, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर्शिया मतलब क्या, एक टेंडेंसी होती है किसी भी चेंज को अपोज करने की। क्लियर है? ये समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। अगर कोई चीज एक जगह पे है, एक ही जगह पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा तब तक। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया मतलब क्या, एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, जहां पे रख दिया वहीं पे रुको। कोई अगर बाहर से फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को अपोज करो, भाई मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा उस जगह से। तो फिर ये इनर्शिया क्या है? टेंडन्सी आहे, गुणधर्म आहे। तर हे गुणधर्म किती जास्त आहे किती कमी आहे ते कसं मोजायचं? मग हाताने करून दाखवायचं का, सर इनर्शिया एवढा एवढा आहे, सर इनर्शिया एवढा आहे, सर इनर्शिया लई मोठा आहे? लक्षात येईल का? नाही। त्याच्यासाठी मास मध्ये इनर्शिया सांगतो आपण। 5 केजी इनर्शिया आहे, 20 केजी इनर्शिया आहे, या 20 केजी आहे, ते आपण मास मध्ये सांगतो। क्लियर आहे? ये सगळं सगळं कळालं का हे सांगा मला। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आणि लॉ ऑफ इनर्शिया, त्यालाच आपण म्हणतो। कमेंट बॉक्स में यस लिखो भैया, समझ में आ गया। प्रज्वल आर्य बोल रहा है यस सर, यस सर। सोमेन बोल रहा है जठर, यस सर। सोमेन जठर बोल रहा है यस सर। तो इसका मतलब वैष्णवी बोल रही है, समर बोल रही है, बोल रहा है जानकी, सूर्य बोल रहा है, वेदांत बोल रहा है। चलो ठीक है गाइस। प्रणव बोल रहा है यस सर। स्वानंद गरकल बोल रहा है यस सर। चलो गाइस, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंडिंग इनर्शिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोल दिया इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। यही देखो मैंने बोल दिया अभी, ऑलरेडी स्लाइड पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये कल थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसके ऊपर आपको। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है गाइस, ये कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे रुकेंगे आज के दिन हम। ठीक है, तो पढ़ाई करो। मैथ के क्लासेस इवनिंग को हो जाएंगे आपके। तो गाइस समझ में आ रहा है क्या जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? चलो यहाँ पे रुकेंगे आज। ठीक, थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो गाइस थैंक यू, समझ में आ रहा है। देखो किसी भी टीचर के लिए सेटिस्फेक्शन एक ही होता है, अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो। चलो ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे गाइस, ठीक है।